नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम आधुनिक हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये 4 प्रमुख गद्य विधाएं कहलाती हैं। और इन 4 प्रमुख गद्य विधाओं का विकास तो हिंदी साहित्य में प्रारंभिक समकाल से ही हो गया था, पर इसके साथ साथ कुछ अन्य विधाएं भी प्रकाश में आई, उनका भी प्रारंभ हुआ। कुछ अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव के कारण, कुछ बंगला साहित्य के प्रभाव के कारण, अन्य साहित्यों से भी ये विधाएं हिंदी साहित्य में आती हैं और हिंदी गद्य को परिष्कृत करने में, समृद्ध करने में सहयोगी बनती है। इन साहित्यिक गद्य विधाओं में आत्मचरित, रिपोर्टाज, यात्रा वृतांत, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब विधाएं आती हैं। और आज हम बात करेंगे इन गद्य विधाओं में से रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र जैसा कि नाम से ही परिचित है, रेखाओं का चित्र। चित्रकला से, ड्राइंग से ये शब्द हिंदी में ग्रहण किया गया है। अंग्रेजी में इसके लिए स्केच शब्द आता है। जिस प्रकार एक चित्रकार अपनी पेंसिल से, ब्रश से रेखाओं, अपने जो उसके मन के भाव है, उनको मूर्त रूप प्रदान करता है ब्रश के माध्यम से, और एक ऐसा चित्र उपस्थित कर देता है जो सजीव हो उठता है। उसी तरह से साहित्य में साहित्यकार के मन में जो अमूर्त भाव है, जो अमूर्त स्मृतियां हैं, उनको शब्द चित्रों के माध्यम से रेखांकित करता है और एक मूर्त रूप प्रस्तुत हो जाता है। रेखा चित्र का स्वरूप क्या है? रेखा चित्र का प्रारंभ कब हुआ? पहला रेखा चित्र का कौन सा है? और रेखा चित्र और संस्मरण, इनमें क्या अंतर है? रेखा चित्र और कहानी, इनमें अंतर क्या है? रेखा चित्र की मूल विशेषताएं क्या है? इन सभी बिंदुओं पर आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रेखा चित्र को परिभाषित करने का प्रयास अनेक विद्वानों द्वारा किया गया। साहित्य कोश में भी उसको परिभाषित किया गया। और जो रेखा चित्रकार थे, साहित्यकार थे, क्योंकि नवीन गद्य विधा थी, तो जो रेखा चित्र की रचना कर रहे हैं, जो उनको लिख रहे हैं, वे स्वयं आगे आए और उन्होंने अपने रेखा चित्र संग्रहों की भूमिका में उसको परिभाषित करने का प्रयास किया। मूलतः हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना अथवा भाव का बहुत कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण और सजीव चित्रण रेखा चित्र कहलाता है। लेखक के संपर्क में जब कोई व्यक्ति आता है या कोई ऐसी घटना होती है, ऐसा कोई वस्तु आ जाती है जो लेखक को भीतर ही भीतर इस तरह से स्पंदित कर देती है, लेखक के मर्म को स्पर्श कर जाती है, और वह उस स्मृति पटल में छाए हुए चित्र को शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान करता है। और ये अभिव्यक्ति इस प्रकार की मर्मस्पर्शी होती है कि उसको सुनने वाला पाठक, पढ़ने वाला पाठक भी वैसी ही संवेदनशीलता अनुभव करने लगता है। भाव का महत्व होता है, भावपूर्ण होती है और सजीव चित्रण होता है। एक पात्र का ऐसा सजीव, जीवंत चित्रण प्रस्तुत कर देते हैं कि पढ़ने वाले के सामने, पाठक के सामने उसका एक पूरा बिंब प्रस्तुत हो जाता है। वह उस व्यक्ति को नहीं जानता, परंतु उसे लगता है कि वह उस व्यक्ति से भी परिचित है जिसके विषय में लेखक बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य कोश में रेखा चित्र को परिभाषित करते हुए कहा गया कि रेखा चित्र किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव अंकन है। जो बात अभी हमने कही, ये हिंदी साहित्य कोश में भी यही परिभाषा हमें मिलती है।
इसी तरह से एक उत्कृष्ट संस्मरणकार और रेखा चित्रकार हुए बनारसी दास चतुर्वेदी, जो विशाल भारत पत्रिका के संपादक भी रहे। एक पत्रकार के रूप में, एक संपादक के रूप में, एक गद्य लेखक के रूप में इनकी विशिष्ट पहचान है। और उन्होंने जब संस्मरण लिखे, रेखा चित्र लिखे, तो उनकी विशेषताएं बताते हुए, उनको परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक अच्छा चित्र खींचने के लिए कैमरे का लेंस बढ़िया होना चाहिए और फिल्म भी काफ़ी कोमल या सेंसिटिव, उसी प्रकार साफ चित्रण के लिए रेखा चित्रकार में विश्लेषणात्मक बुद्धि तथा भावुकतापूर्ण हृदय दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। केवल बुद्धि तत्व ही ना हो, उसमें भाव तत्व भी हो। केवल भाव तत्व ही ना हो, उसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि भी हो कि जिस पात्र का, जिस वस्तु विशेष का वर्णन रेखा चित्रकार कर रहा है, तो उसमें विश्लेषण परक दृष्टि रखते हुए, एक बौद्धिकतापूर्ण दृष्टि रखते हुए, भावपूर्ण हृदय से उसको प्रस्तुति करनी चाहिए। तो इस तरह से हृदय और बुद्धि दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। पर दुख कातरता, संवेदनशीलता, विवेक और संतुलन, इन सब गुणों की आवश्यकता है, क्योंकि जिस पात्र का चित्रण करने जा रहे हैं उस पात्र के दुख में, उसकी पीड़ा में, उसकी करुणा में जब तक लेखक पूरी तरह से डूबता नहीं है, जब तक वे पर दुख कातर नहीं होता है, जब तक उसके भीतर संवेदनशीलता जागृत नहीं होती है, तब तक वे एक अच्छा मर्मस्पर्शी रेखा चित्र नहीं लिख सकता। इतना अधिक भावुक हो जाए, भाव तरंगों में बह जाए और उस भाव तरंगों में बहते हुए रेखा चित्र जो है वो अपनी जो मूल विशेषताएं हैं उनको खो दे, तो इसके लिए आवश्यक है कि विवेक और संतुलन भी हो। कहाँ कितना भावुक होना है, कितना मर्मस्पर्शी होना है, ये विवेक होना चाहिए लेखक के पास, और एक संतुलित दृष्टि रखते हुए वे पात्र का चरित्रांकन करे। तो इस तरह से पर दुख कातरता, संवेदनशीलता, विवेक और संतुलन, इन गुणों की आवश्यकता लेखक के लिए अनिवार्य होती है। ऐसे ही हिंदी साहित्य के एक इतिहासकार, लेखक के रूप में, आलोचक के रूप में, समीक्षक के रूप में डॉक्टर भागीरथ मिश्रा आते हैं। उन्होंने भी रेखा चित्र को परिभाषित करने का, उसके स्वरूप को निर्धारित करने का प्रयास किया। वे कहते हैं कि अपने संपर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप की देखी सुनी या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभार कर रख देना कि उसका हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाए। इस तरह से रेखा चित्र या शब्द चित्र कहलाता है। चित्रकार रेखाओं के माध्यम से एक चित्र प्रस्तुत करता है, परंतु साहित्यकार शब्दों के माध्यम से, शब्दों की तूलिका बनाते हुए एक अपने भावों को, अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वो शब्द चित्र बन जाता है। इसलिए रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा गया है। रेखा चित्र में मूलतः कहानी की विशेषताएं भी हैं, वे निबंध की विशेषताओं से जुड़ा हुआ भी है, आत्मचरित की विशेषताएं भी है, उसमें संस्मरण से भी जुड़ा हुआ है, रिपोर्टाज से भी जुड़ा हुआ है, यात्रा वृतांत से भी जुड़ा हुआ है। तो रेखा चित्र को एक स्वतंत्र साहित्यिक गद्य विधा होते हुए भी उसमें इन अन्य विधाओं के तत्व भी सम्मिलित रहते हैं। कहानी जैसी कौतूहलता उसके भीतर होती है, निबंध जैसी गहराई उसमें होती है, आत्मचरित्र जैसी
आत्मनिष्ठता का गुण उसमें विद्यमान होता है। यात्रा वृत्तांत जैसी उसमें विवरणात्मक शैली भी होती है। तो विभिन्न जो गद्य विधाएं हैं उनकी कुछ कुछ विशेषताएं रेखा चित्र में भी सम्मिलित हो जाती हैं। रेखा चित्र में भी कहानी की ही भांति चरित्र का उद्घाटन होता है, पर अंतर क्या है दोनों में कि कहानी के पात्र कल्पित होते हैं और रेखा चित्र के वास्तविक पात्र होते हैं। कहानी के लिए जरूरी नहीं है कि लेखक का उसके साथ कोई साक्षात संबंध हो। लेखक अपनी कल्पना से कोई पात्र, कोई कथा गढ़ लेता है, एक प्लॉट बना लेता है और उसको कहानी का रूप देते हैं, परंतु रेखा चित्र में ऐसा संभव नहीं है। रेखा चित्र में जो लेखक है वो जिस पात्र का वर्णन करने जा रहा है उसके साथ उसका संबंध होता है। वे पात्र वास्तविक होता है, उसकी समस्याएं, उसकी स्थितियां, उसके मनोवेग, वो सब वास्तविक होते हैं। कल्पना का कुछ अंश होता है। लेखक अब उस रचना को रोचक बनाने के लिए, अधिक करुणा प्लावित बनाने के लिए अपने कल्पना से उसको विधि विधान से सम्मिलित करता है, परंतु रेखा चित्र का जो पात्र है, जो घटना है, वे वास्तविक होती है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार जैनेन्द्र हुए, जिन्होंने रेखा चित्र का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा कि सिनेमा में जैसे क्लोजअप होता है। कहानी और रेखा चित्र में मूल अंतर क्या है, इसको वे सिनेमा से उदाहरण देते हुए स्पष्ट करते हैं कि सिनेमा में जैसे क्लोजअप होता है, ये तो हुआ रेखा चित्र, जबकि एक चेहरा बड़ा होते सारे स्क्रीन को ढकेलता है और बाकी फिल्म कहानी हुई। जो क्लोजअप है, जिस पर अधिक फोकस करना है, वे रेखा चित्र है, और जो बाकी प्लॉट है, पूरी है, वे कहानी कहलाती है। तो वो बाकी फिल्म कहानी हुई। रेखा चित्र अपनी स्थिरता में कुछ गतिहीन हो जाता है। वह शेष से कटकर अपने आप में कुछ स्वतंत्र हो जाता है, इसलिए उसमें रस और तीव्रता की कमी होती है। वे कुछ सेक्युलर होता है। तो इस तरह से रेखा चित्र और कहानी में क्या मूल अंतर है, इसे जैनेन्द्र सिनेमा से जोड़ करके स्पष्ट करते हैं। हम इन दोनों के अंतर को देखें तो कहानी का कलेवर रेखा चित्र की अपेक्षा विस्तृत, व्यापक और बहुमुखी होता है, क्योंकि रेखा चित्र मूलतः एक चरित्र प्रधान है। एक विशेष पात्र के चारित्रिक विशेषताओं को ही उसने उभारना है, तो इसलिए वे कहानी का क्लेवर तो विस्तृत हो सकता है, व्यापक हो सकता है, पर रेखा चित्र का नहीं। वे एकोन्मुखी होता है। उसका लक्ष्य अर्जुन की आंख की तरह एक चरित्र की चारित्रिक विशेषताओं को, उसकी मनस्थितियों को उभारने पर केंद्रित रहता है, इसलिए वहां पर विस्तार नहीं होता है। कहानी में गत्यात्मकता, प्रवाहमयता होती है, जबकि रेखा चित्र स्थिर एवं गतिहीन होता है। कहानी में निरंतर एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी घटनाक्रम आगे बढ़ता चला जाता है, उसमें एक प्रवाहमयता रहती है। पर रेखा चित्र उस पात्र विशेष की चारित्रिक विशेषताओं को बताते हुए एक स्थिर और गतिहीन हो जाता है। सामाजिकता का एक बृहत्तर संदर्भ कहानी में होता है। रेखा चित्र वैयक्तिकता पर आधारित होता है। उसमें जिस व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर रेखा चित्र लिखा जा रहा है, सिर्फ उसी से जुड़ा हुआ रहता है, उसी के आसपास, उसी परिधि में वह घूमता है। इसीलिए रेखा चित्र को वैयक्तिकता पर आधारित कहा जाता है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरण लिखे और उस संस्मरण संग्रह में उसकी भूमिका में वे लिखते हैं कि संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है,
इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है, क्योंकि सभी साहित्य गद्य की जो साहित्यिक विधाएं हैं वे परस्पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनमें एक दूसरे से इतना अधिक घनिष्ठ संबंध है कि कब रेखा चित्र कहानी में परिवर्तित हो जाए, कहाँ रेखा चित्र में संस्मरण की विशेषताएं आ जाए, कहाँ वे एक यात्रा वृतांत से जुड़ जाए या निबंध की विशेषताएं ले ले, तो कहाँ वो कहाँ उनकी सीमा एक दूसरे से मिल जाती है और कहाँ अलग हो जाती है, ये निर्णय करना कठिन है, क्योंकि इन सब में बड़ा ही सूक्ष्म अंतर है। रेखा चित्र और संस्मरण में तो विशेष रूप से रेखा चित्र लिखते लिखते कब संस्मरण की विशेषताओं में प्रवेश कर जाता है, उनके तत्वों में प्रवेश कर जाता है, नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही संस्मरणकार जब संस्मरण लिख रहा है और उसमें कब वो रेखा चित्र की विशेषताओं से युक्त हो जाता है, नहीं कहा जा सकता। तो इसीलिए रेखा चित्रात्मक संस्मरण भी कहा जाता है और संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी कहा जाता है। दोनों विधाएं परस्पर इतनी मिली हुई हैं। कुछ इतिहासकार, कुछ आलोचक तो दोनों को एक ही मानते हैं, दोनों में अंतर नहीं करते हैं, पर वास्तव में इन दोनों में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। उस सूक्ष्म अंतर की बात अभी हम करते हैं। सैद्धांतिक रूप से वो अंतर हम कह सकते हैं, पर जब व्यावहारिक रूप में लेखक लिखने बैठता है तो वे इस तरह के सूक्ष्म अंतर को उतनी गहराई से नहीं देखता है, और यही कारण है कि दोनों विधाएं परस्पर मिल जाती हैं, दोनों का अंतर मिट जाता है। पर सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो संस्मरण केवल अतीत का हो सकता है, रेखा चित्र अतीत, वर्तमान और भविष्य का हो सकता है, क्योंकि संस्मरण का शब्द का मतलब ही यही है, स्मृतियों से जुड़ा हुआ, और स्मृतियां हमारी अतीत से होती हैं। अतीत में हम किसी व्यक्ति विशेष से मिले, उससे हम उसकी भावनाओं से, उसके विचारों से हम अभिभूत हुए, तो वे हमें कहीं ना कहीं हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर जाती हैं, और जब समय मिलता है तो वे हमें पुनः याद आ जाती है। तो इसलिए संस्मरण अतीत का ही होता है, और रेखा चित्र अतीत का भी हो सकता है, वर्तमान का भी हो सकता है और भविष्य का भी हो सकता है। लेखक अपनी कल्पना से भविष्य का भी कोई उसके साथ जोड़ करके प्रस्तुति कर सकता है। संस्मरण में लेखक उन्हीं तथ्यों का वर्णन करता है जो वास्तव में घटित हो चुके हैं। उसे अपनी कल्पना से कुछ भी जोड़ने की छूट नहीं है। रेखा चित्र में इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है कि संस्मरण में कल्पना कहीं पर भी नहीं रह सकती। संस्मरणकार को कल्पना का कुछ भी अंश जोड़ने की छूट नहीं है, क्योंकि वे जिस व्यक्ति विशेष के संस्मरण को लिख रहा है वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह विशिष्ट व्यक्ति है, और वे अपनी उसके जीवन के यथार्थ को जब वे प्रस्तुत कर रहा है उस संस्मरण से जोड़ते हुए, तो वे उसमें कल्पना का अंश नहीं जोड़ सकता। पर रेखा चित्र में रेखा चित्रकार अपनी कल्पना से उसमें कुछ भी बढ़ा सकता है, कुछ भी कम कर सकता है, तो उसके पास इस प्रकार का कोई बंधन नहीं है। एक और अन्य अंतर है कि रेखा चित्र विषय प्रधान होता है, जबकि संस्मरण विषयी प्रधान, उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है रेखा चित्र में, जबकि संस्मरण विषयी प्रधान होता है, लेखक उसमें मुख्य भूमिका में रहता है। संस्मरण प्रसिद्ध व्यक्ति के विषय में होता है, रेखा चित्र के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि संस्मरण लिखा जाता है उन व्यक्तियों के विषय में जो महान हैं, महान विभूतियां हैं, जिनका व्यक्तित्व विशेष है, जो समाज में किसी एक विशेष पद पर है और जिनसे समाज को प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे किसी कोई प्रसिद्ध अभिनेता हो सकता है, नेता हो सकता है, महान पुरुष हो सकते हैं, प्रसिद्ध लेखक हो सकते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार
अपने अपने क्षेत्र में जो विशिष्ट स्थान पर हैं उनके विषय में जो लिखा जाए वो संस्मरण होता है। पर रेखा चित्र के लिए ऐसी अनिवार्यता नहीं है। वहाँ किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को आधार बना करके भी लिखा जा सकता है और किसी सामान्य व्यक्ति को भी, किसी भिखारी को, किसान को, किसी छोटे व्यक्ति को, उसके जीवन को आधार बनाकर, उसकी किसी विशेष घटना को आधार बनाकर भी रेखा चित्र लिखा जा सकता है। संस्मरण आत्मपरक अधिक होता है, रेखा चित्र कम आत्मपरक होता है, क्योंकि संस्मरण लेखक के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, लेखक की स्मृतियों पर आधारित है। उस व्यक्ति का जिसका वे संस्मरण लिख रहा है उसके साथ उसका एक आत्म संबंध है, आत्मीयता का संबंध है। तो उसके साथ उनके जो अनुभव हुए हैं वह अनुभवों को ही शब्द चित्र के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। तो इसलिए संस्मरण आत्मपरक अधिक होता है, लेखक के अपने विचार उसमें, उसके अनुभव अधिक आते हैं। पर रेखा चित्र में कम आत्मीयता का तत्व होता है पर कम होता है। वहाँ रेखा चित्रकार अधिकांशतः तटस्थ रहता है। संस्मरणकार का वर्णित व्यक्ति से निजी संबंध होता है, क्योंकि संस्मरण तभी लिखा जाता है जब आप उनके साथ एक निजी संबंध से जुड़े हुए हैं, आपके अपने परिवार से है या आपका अपना इतना आत्मीय मित्र है कि आप उसके जीवन की छोटी से छोटी घटना को, बड़ी से बड़ी घटना को भी आप जानते हैं। तो इसलिए संस्मरणकार का वर्णित व्यक्ति से निजी संबंध होता है। रेखा चित्र में निजी संबंध होना अनिवार्य नहीं है। कोई सामान्य व्यक्ति है, रेखा चित्रकार उसको पहली बार मिला या 1 महीने की उसकी मुलाकात है, 2 महीने पर निजी संबंध नहीं है, परंतु वे उसके व्यक्तित्व से, उसकी स्थितियों से प्रभावित हुआ और उसने उसका रेखा चित्र प्रस्तुत कर दिया। पर संस्मरण में ऐसा नहीं होता, वहाँ व्यक्ति से लेखक का निजी संबंध होना अनिवार्य होता है। रेखा चित्र में साहित्यकार अपनी कल्पना या अनुभूति का पृथक रूप से कोई रंग नहीं भरता। जिस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वर्णन करता है उसको ज्यों का त्यों चित्र अंकित कर देता है। ये रेखा चित्र की विशेषता है कि कहानी में कहानीकार कल्पना के लिए स्वतंत्र है, वे अपनी कल्पना की उड़ान कितनी भी दूर तक ले जा सकता है। पर रेखा चित्र में साहित्यकार अपनी कल्पना या अनुभूति का पृथक रूप से कोई रंग नहीं भरता। इसलिए रेखा चित्र यथार्थ पर आधारित होता है, वे कल्पना पर आधारित नहीं है। व्यक्ति की जैसी मनस्थिति है या जिस दृश्य को देखा है उसको वे ज्यों का त्यों अंकित कर देता है। रेखा चित्र अपने में कई विधाओं के गुणों को समेटे हुए होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उसमें कहानी के गुण भी हैं, कहानी जैसी कल्पना है, वायवीयता भी है, निबंध जैसी गहराई भी होती है, आत्मचरित्र जैसी आत्मीयता का गुण भी होता है, संस्मरण के गुण भी है उसमें। तो इस जीवनी की विशेषता है, उसके तत्व भी इसमें समाहित होते हैं। तो रेखा चित्र अपने में कई विधाओं के गुणों को समेटे रहता है। रेखा चित्र में चित्रात्मकता, एकात्मकता, तटस्थता और संक्षिप्तता का गुण होता है। रेखा चित्र बड़े सघन रूप में होता है, वे संक्षिप्त होता है, 4 या 5 पृष्ठ का, इससे बड़ा रेखा चित्र नहीं होता है। और एकात्मक, एक पक्षीय दृष्टिकोण रहता है उसमें और तटस्थता रहती है। साहित्यकार अपने को वहाँ पर अधिक नहीं लेके आता, वे आत्मकथन कम करता है। पात्र के मनस्थिति को, पात्र के शारीरिक संगठन को, उसके वेशभूषा को, उसके रहन सहन को, उसी पर रेखा चित्र केंद्रित रहता है। अब शैली की बात करें तो रेखा चित्र की शैली संस्मरणात्मक भी हो सकती है, वर्णनात्मक भी हो सकती है, व्यंग्यात्मक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है। और रेखा चित्र में शब्दों और वाक्यों का कुशल कलात्मक संगुम्फन रहता है।
इसमें विवरण की न्यूनता रहती है पर प्रभाव की तीव्रता होती है। उस प्रभावशाली अधिक होता है। वे उसमें इतना प्रभाव की तीव्रता होती है कि पाठक पूरी तरह से उसमें जुड़ जाता है। रेखा चित्र प्रतीकात्मक भी होता है, उसमें वस्तुपरक चित्रण भी रहता है और एक विराट कल्पना होती है। और उसकी भाषा शैली की बात करें तो वो भावों के अनुकूल होती है और लेखक की बड़ी सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि उसमें समाहित रहती है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि हिंदी साहित्य में रेखा चित्र लेखन का प्रारंभ कब हुआ। पहला रेखा चित्र कौन सा था? तो पहला रेखा चित्र जो है वे पद्म सिंह शर्मा का पद्म पराग था, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। पद्म पराग संस्मरणात्मक निबंधों और रेखा चित्रों का एक संकलन है। ये सबसे पहला रेखा चित्र था और इसमें संकलित रेखा चित्रों में समकालीन महत्वपूर्ण लोगों को विषय बनाया गया है। जो लेखक के संपर्क में आए उनको विषय बना करके रेखा चित्रों की रचना की गई। और इनके बारे में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, उनकी विशेषता बताते हुए पद्म पराग की, कि उनमें एक और उर्दू का चुलबुलापन, भाषा और प्रवाह मिलता है, तो दूसरी ओर हिंदी के अनुरूप विषय की गंभीरता, विचारों की मौलिकता और प्रतिपादन शैली की प्रौढ़ता दृष्टिगोचर होती है। और रेखा चित्र को प्रारंभ करने, इस गद्य विधा को समाज में लाने का, उसे स्थापित प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो पत्रिकाओं को जाता है। मूल रूप से 2 पत्रिकाएं रही जिन्होंने रेखा चित्र विशेषांक निकाले। एक है हंस पत्रिका, उसका 1939 मार्च का अंक था, जो रेखा चित्र विशेषांक के रूप में रहा, जिसमें 25 रेखा चित्र संकलित किए गए थे और इसका संपादन श्रीपति राय ने किया। दूसरी पत्रिका थी मधुकर पत्रिका, जिसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी थे और 1946 के उसके अंक में रेखा चित्र विशेषांक निकाला गया। और हिंदी के प्रारंभिक जो रेखा चित्र हैं उन पर अंग्रेजी और रूसी का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने रेखा चित्र का स्वरूप, उसकी परिभाषा, रेखा चित्र और कहानी में अंतर, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर, रेखा चित्र की विशेषताएं और रेखा चित्र का हिंदी साहित्य में प्रारंभ कैसे हुआ उसके ऊपर चर्चा की। अब हिंदी साहित्य में कौन से प्रसिद्ध रेखा चित्र हैं और कौन से उनके रचनाकार हैं, इस पर चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।